दोस्तों नमस्ते और स्वागत है आप सभी का और आई बुक चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच और पैसों के प्रति नजरिए को बदल दिया है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी और इसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। अक्सर हम सब ये सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है। लेकिन इस किताब में मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसे सही तरीके से समझना और मैनेज करना है। असली खेल हमारी साइकोलॉजी का है, यानी हम पैसा देखते कैसे हैं, उसे खर्च कैसे करते हैं और भविष्य की प्लानिंग कैसे करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में दो लोग बिल्कुल अलग फैसले क्यों लेते हैं? कोई इंसान लॉटरी जीतकर अमीर बनने के बाद भी कंगाल हो जाता है और कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला स्लोली वेल्थ बिल्ड करके फाइनेंशियली फ्री हो जाता है। इसका कारण सिर्फ एक है, उनकी साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं इस किताब की जर्नी। चैप्टर 1, कोई भी इंसान पागल नहीं होता। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे के मामले में हर इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारे चाइल्डहुड, फैमिली बैकग्राउंड और आसपास के एनवायरनमेंट ने हमारी सोच को शेप किया है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ है जहां कभी पैसों की कमी नहीं थी, तो वो रिस्क लेने में कॉन्फिडेंट होगा। लेकिन जिसने गरीबी देखी हो, उसके लिए हर छोटा रिस्क भी बड़ा लग सकता है। तो अगली बार जब आप सोचें कि सामने वाला इंसान बेवकूफ़ी भरा फाइनेंशियल डिसीजन क्यों ले रहा है, तो याद रखिए कि उसके लिए वो डिसीजन शायद नॉर्मल हो। इस चैप्टर का मेन लेसन यही है कि हमें दूसरों को जज करने के बजाय ये समझना चाहिए कि हर किसी का पैसों को देखने का नजरिया अलग होता है। चैप्टर 2, लक और रिस्क की भूमिका। दोस्तों, क्या आपने बिल गेट्स का नाम सुना है? वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में गिने जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी सक्सेस में किस्मत का भी बड़ा हाथ था? गेट्स जिस स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर पहला कंप्यूटर आया, जो उस टाइम बहुत रेयर चीज थी। वहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। अब सोचिए, अगर वही स्कूल में कंप्यूटर नहीं होता तो शायद आज गेट्स भी गेट्स न होते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मेहनत या टैलेंट की वैल्यू कम है, लेकिन रियलिटी यही है कि सक्सेस और फेलियर में लक और रिस्क दोनों का रोल होता है। इसलिए हमें अपने लाइफ में सक्सेस पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए और फेलियर पर खुद को पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहराना चाहिए। चैप्टर 3, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। ये चैप्टर हमें ग्रीड और कंपैरिजन से सावधान करता है। आपने देखा होगा, जब इंसान के पास बहुत पैसा आ जाता है तब भी उसे और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दूसरों से कंपेयर करने लगता है। मॉर्गन बताते हैं कि अगर आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं और आपको कंफर्ट मिल रहा है, तो आपको अपने ग्रीड को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री गवाह है कि कई लोग अपने ग्रीड की वजह से सब कुछ खो बैठे। याद रखिए, पैसा सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक वो आपकी लाइफ को बेटर बना रहा हो। अगर वो आपकी पीस ऑफ माइंड छीन ले तो उसका कोई फायदा नहीं। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग की ताकत। अब दोस्तों, ये चैप्टर काफी मजेदार है। आपने कंपाउंडिंग के बारे में जरूर सुना होगा, यानी पैसा अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करके छोड़ दें तो वो अपने आप मल्टीप्लाई होता जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। मॉर्गन बताते हैं कि वॉरेन बफेट की असली ताकत उनका इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं, बल्कि उनका पेशेंस है। उन्होंने 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज उनकी नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा उनकी उम्र 65 के बाद बना। यानी जितना ज्यादा समय आप कंपाउंडिंग को देंगे, उतना बड़ा उसका फायदा होगा। तो लेसन ये है कि जल्दी शुरू कीजिए और पेशेंस रखिए। चैप्टर 5, धनवान बनना बनाम धनवान रहना। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पैसा कमा लेना ही काफी है? हकीकत ये है कि पैसा बनाए रखना और भी मुश्किल है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा बनाने के लिए आपको साहस, रिस्क टेकिंग और ऑप्टिमिज्म चाहिए, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए आपको ह्यूमिलिटी, फियर और डिसिप्लिन चाहिए। आपने कई ऐसे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहां लोग बहुत अमीर बने, लेकिन कुछ ही सालों में सब खो दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा बनाए रखने की हैबिट्स नहीं थी। लेसन ये है कि हमेशा थोड़ी सावधानी रखें और ये सोचें कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है। यही माइंडसेट आपके वेल्थ को बचाता है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी और इन्वेस्टमेंट में कुछ ही चीजें हमारी पूरी सक्सेस डिसाइड करती हैं? मॉर्गन इसे कहते हैं टेल इवेंट्स। शेयर मार्केट की एग्जाम्पल लें। 100 कंपनीज में से सिर्फ 5 ऐसी होती हैं जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती हैं और पूरी मार्केट को चलाती हैं। यही पैटर्न हमारी जिंदगी में भी अप्लाई होता है।
अब सवाल ये है कि क्या हमें हर डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए? जवाब है नहीं। हमें सिर्फ कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स पर सही निर्णय लेना है और वही मोमेंट्स हमारी लाइफ या वेल्थ को ड्रामेटिकली बदल देंगे। स्टीव जॉब्स की लाइफ इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने कई फेलियर्स देखे, लेकिन आईफोन लॉन्च करना वो टेल इवेंट था जिसने उनकी पूरी लेगेसी तय की। फेलियर से मत डरिए, कुछ बड़ी जीतें ही आपकी जिंदगी बदल देंगी। चैप्टर 7, फ्रीडम। दोस्तों, ये चैप्टर मुझे बहुत पसंद है। मॉर्गन कहते हैं कि पैसे का असली मतलब है फ्रीडम, यानी वो स्वतंत्रता जो हमें अपने समय और चॉइसेस कंट्रोल करने देती है। आप सोचिए, कितना पैसा कमाना महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आपका पैसा आपको स्ट्रेस और ऑब्लिगेशंस में फंसा रहा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। पैसा आपका सर्वेंट होना चाहिए, मास्टर नहीं। और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ कदम बढ़ाने का पहला स्टेप है डेट कम करना और सेविंग्स हैबिट्स बनाना। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। मॉर्गन का ये कॉन्सेप्ट थोड़ा फनी है। हमने देखा है कि लोग लग्जरी कार्स और एक्सपेंसिव आइटम्स खरीदते हैं ताकि दूसरों को इम्प्रेस किया जा सके, लेकिन रियल में लोग इन चीजों को देखकर इंस्पायर्ड नहीं होते, बस अपने आप को कंपेयर करते हैं। पैसा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी लाइफ इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वेल्थ और स्टेटस दिखाने के पीछे की ऑब्सेशन हमारी हैप्पीनेस छीन सकती है। चैप्टर 9, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। दोस्तों, ये चैप्टर पहले वाले पैराडॉक्स से जुड़ा है। वेल्थ असली में वो है जो लोग नहीं देख सकते, जैसे आपके बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एक्सपेंसिव वॉच, लग्जरी कार, ये वेल्थ नहीं है, ये सिर्फ स्पेंडिंग है। रियल वेल्थ वह है जो आप सेव करते हैं और जो आपको फ्यूचर की फ्रीडम देती है। अपने फोकस को कंजम्पशन से सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की तरफ शिफ्ट करें। चैप्टर 10, सेव मनी। अब आते हैं पैसों की सबसे बेसिक हैबिट पर, सेविंग। मॉर्गन कहते हैं कि सेविंग सिर्फ पैसे जमा करना नहीं है, बल्कि ये हमारी फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी और ऑप्शंस क्रिएट करने की सबसे पावरफुल टूल है। आप सोचिए, अगर आपका इमरजेंसी फंड है और अचानक कोई अपॉर्चुनिटी आए तो आप आसानी से ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सेव करना शुरू करेंगे, उतना ही जल्दी आप फ्रीडम और सिक्योरिटी फील कर पाएंगे। कंपाउंडिंग के साथ ये हैबिट आपकी लाइफ बदल सकती है। चैप्टर 11, रीजनेबल, रैशनल। दोस्तों, मॉर्गन कहते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस हमेशा रैशनल नहीं होते। असली दुनिया में लोग परफेक्ट कैलकुलेशंस नहीं करते, वे डिसीजंस लेते हैं जो रीजनेबल हैं, यानी उनके लिए इमोशनली और साइकोलॉजिकली कंफर्टेबल हैं। आप सोचिए, अगर कोई इंसान रिस्क लेता है और उसके कैलकुलेशंस परफेक्ट हैं लेकिन उसके लिए मेंटली स्ट्रेसफुल हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में फेल हो सकता है। अपने लिए रीजनेबल डिसीजंस लें। परफेक्ट रैशनैलिटी जरूरी नहीं है, यह हैबिट हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। चैप्टर 12, सरप्राइज। दोस्तों, लाइफ में सरप्राइजेस आते रहते हैं, कभी अनएक्सपेक्टेड गेन्स, कभी लॉसेस। मॉर्गन कहते हैं कि हिस्ट्री में फाइनेंशियल इवेंट्स हमेशा प्रिडिक्टेबल नहीं रहे, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा है। 2008 का ग्लोबल रिसेशन, कई लोग पूरी तरह तैयार नहीं थे, लेकिन जिन्होंने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स और इमरजेंसी फंड रखा, वो सुरक्षित रहे। कभी भी सोचिए कि सब प्रिडिक्टेबल है, ऐसा मत मानिए। हमेशा अपने डिसीजंस में बफर रखें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गन बताते हैं कि हर फाइनेंशियल प्लान में रूम फॉर एरर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। आप सोचिए, अगर आप सिर्फ परफेक्ट सिनेरियो के हिसाब से प्लानिंग करें और कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आए तो सब कुछ कोलैप्स हो सकता है। 25% 30% फ्लेक्सिबिलिटी रखें। सेविंग, लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स और इमरजेंसी फंड्स इसके लिए जरूरी हैं। चैप्टर 14, यू मी। दोस्तों, इस चैप्टर में मॉर्गन कहते हैं कि हर किसी की फाइनेंशियल स्टोरी अलग होती है। आपके एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग और सर्कमस्टांसेस दूसरों से अलग हैं, इसलिए दूसरों की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करें। आपकी फ्रेंड अग्रेसिव इन्वेस्टर हो सकती है, लेकिन आपको कंजर्वेटिव अप्रोच सूट कर सकती है। अपनी फाइनेंशियल जर्नी अपने हिसाब से बनाएं, कंपैरिजन से बचें। चैप्टर 15, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। दोस्तों, लोग अक्सर पेसिमिज्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि नेगेटिव न्यूज और फियर ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। मॉर्गन कहते हैं कि पेसिमिज्म हमेशा हेडलाइंस में रहता है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड और मार्केट्स ग्रो करते हैं। डर और पेसिमिज्म की वजह से पैनिक में डिसीजंस मत लीजिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। चैप्टर 16,
You're not alone दोस्तों। मॉर्गन बताते हैं कि फाइनेंशियल मिस्टेक्स हर किसी से होते हैं। कभी हम ओवर स्पेंड कर देते हैं, कभी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ये नेचुरल है, लेकिन लेसन ये है कि आप अकेले नहीं हैं। हर इन्वेस्टर, चाहे बिगिनर हो या एक्सपर्ट, मिस्टेक से सीखता है। हिस्ट्री में भी बड़े इन्वेस्टर्स ने कई बार गलत डिसीजंस लिए, लेकिन उन्होंने सीखकर आगे बढ़ा। अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, उन्हें सीख में बदलें और कभी भी हार ना मानें। चैप्टर 17, वेल्थ इज अ लॉन्ग गेम। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग की। मॉर्गन कहते हैं कि असली वेल्थ पेशेंस और टाइम के साथ बिल्ड होती है। क्विक सक्सेस रेयरली सस्टेनेबल होती है। वॉरेन बफेट की जर्नी लें। उन्होंने डेकेड्स तक कंसिस्टेंट इन्वेस्ट किया। शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय उन्होंने लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को प्रायोरिटाइज किया। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपनाएं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से डरे नहीं। चैप्टर 18, कंफाउंडिंग फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि शेयर मार्केट या पैसे के बारे में जितना पढ़ते हैं उतना ही उलझन बढ़ती है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है, लेकिन इसका मुख्य कारण हमारी साइकोलॉजी है। हकीकत ये है कि स्टैटिस्टिक्स, डेटा और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हमें बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में असली खेल हमारी बिहेवियरल चॉइसेस का है। एक एग्जाम्पल सोचिए, दो लोग सेम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। एक पेशेंटली होल्ड करता है, दूसरा पैनिक में बेच देता है। रिजल्ट बहुत अलग होता है। तो लेसन क्या है? केवल डेटा पर भरोसा मत करें। अपने बिहेवियर, पेशेंस और हैबिट्स को इम्प्रूव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हाँ दोस्तों, ये भी याद रखें कि कभी कभी फैक्ट्स इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि वे हमारी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि कोई स्टेटिस्टिक बहुत कन्विंसिंग लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो फेल हो गया? हाँ, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर इमोशनली बैलेंस डिसीजंस लें। चैप्टर 19, रीजनेबल गोल्स। दोस्तों, मॉर्गन इस चैप्टर में बात करते हैं कि हर इंसान के फाइनेंशियल गोल्स अलग होते हैं। कोई जल्दी रिटायरमेंट चाहता है, कोई अपने बच्चे की एजुकेशन सिक्योर करना चाहता है। आप सोचिए, अगर आप दूसरों के गोल्स और सोसाइटल प्रेशर्स के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आप स्ट्रेस में फंस सकते हैं। यही वजह है कि रियलिस्टिक और अचीवेबल गोल्स सेट करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्गन का एग्जाम्पल लें। कई लोग एम्बिशियस गोल्स रखते हैं, लेकिन अपनी इनकम और रिस्क कैपेसिटी के अनुसार प्लान नहीं करते। इसका रिजल्ट फेलियर या फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। तो लेसन क्या है? अपने गोल्स अपने लाइफस्टाइल, इनकम और वैल्यूज़ के हिसाब से सेट करें। कंपैरिजन मत करें। और ये भी याद रखें, स्मॉल कंसिस्टेंट प्रोग्रेस लॉन्ग टर्म में बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या आपने अपने खुद के गोल्स रियलिस्टिक सेट किए हैं या बस सोसाइटल प्रेशर और दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर ही फॉलो कर रहे हैं? सोचिए और एडजस्ट करें। चैप्टर 20, द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी। दोस्तों, अब आते हैं आखिरी चैप्टर पर, जो पूरी किताब का एसेंस है। मॉर्गन हाउसल ने बताया कि मनी सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हमारी डिसीजंस, हैबिट्स, साइकोलॉजी और इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। हमने सीखा कि लक और रिस्क हमारे सक्सेस में हमेशा रोल निभाते हैं। कभी कभी मेहनत अलोन सफिशिएंट नहीं होती। कंपाउंडिंग की ताकत, छोटे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म में बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। वेल्थ बनाना और बचाना, पैसा बनाना जरूरी है, लेकिन बचाना और मैनेज करना उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। रियल वेल्थ वही है जो आप सेव और इन्वेस्ट करते हैं, दिखावा नहीं। फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी, असली पैसा वही है जो आपको अपने समय और चॉइसेस कंट्रोल करने की आज़ादी दे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पेसिमिज्म और फ्लक्चुएशन से डरना नहीं चाहिए। पेशेंस ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की की है। बिहेवियर ओवर नॉलेज, नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपका बिहेवियर, डिसीजंस और साइकोलॉजी ज्यादा क्रिटिकल है। मॉर्गन हमें याद दिलाते हैं कि पैसा केवल टूल है, मास्टर नहीं। इसका सही इस्तेमाल आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, हैप्पीनेस और सिक्योरिटी तय करता है। तो दोस्तों, खुद से पूछिए, क्या मैं अपने डिसीजंस इमोशनली या रैशनली ले रहा हूँ? क्या मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ? क्या मैंने अपनी वेल्थ प्रोटेक्ट करने और ग्रो करने के लिए सही हैबिट्स अडॉप्ट की हैं? यही सीख है इस पूरी किताब की। Understanding your psychology of money is more important than chasing numbers blindly। तो दोस्तों, ये थी पूरी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की जर्नी। हमने देखा कि पैसा सिर्फ अर्निंग और स्पेंडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी थिंकिंग, बिहेवियर और लाइफ फिलॉसफी का हिस्सा है। अब आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपने पैसे को बेटर तरीके से मैनेज कर रहा हूँ?
क्या मैं कंपाउंडिंग और पेशेंस का फायदा उठा रहा हूँ? क्या मैं वेल्थ बनाने के साथ साथ उसे बचाना भी सीख रहा हूँ? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल ऑरा ई बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। याद रखें दोस्तों, पैसा आपकी जिंदगी का टूल है, मास्टर नहीं। उसे समझिए, रिस्पेक्ट दीजिए और सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त और ये था ऑरा ई बुक। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और अमेजिंग बुक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।